हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो NCERT क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है मानचित्र। ठीक है, इसके हम चैप्टर के बाद जो प्रश्न उत्तर होते हैं, एक्सरसाइज होती है, उस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन और आंसर्स दोनों समझाती हुई भी चलूँगी, तो आप उसे ध्यान से सुनिएगा। इसका PDF मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूँगी, ताकि आपको आंसर्स लिखने में या फिर याद करने में या फिर समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर चुकी हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? यहाँ पर हमें बताना है कि मानचित्र 3 तरह के होते हैं, मतलब कौन कौन से मानचित्र होते हैं या मानचित्र हमें क्या क्या बताते हैं। तो देखिए, मानचित्र हमें दूरी के बारे में बताता है, दिशा के बारे में बताता है, और प्रतीक, मतलब जैसे कि जब हम मानचित्र पर किसी के घर को अंकित करते हैं, किसी का घर बताते हैं, तो हम घर के सिंबल से बताते हैं। पेड़ बताते हैं कि इस जगह पर पेड़ है, तो हम पेड़ के सिंबल से बताते हैं। हर चीज़ दर्शाने के लिए अलग अलग तरह के सिंबल्स होते हैं, तो इन्हें हम प्रतीक बोलते हैं। दूरी भी बताई जाती है और दिशा भी बताई जाती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये मानचित्र के 3 घटक होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? 4 मुख्य दिशाओं को, उत्तर दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम को, प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ठीक है, प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं हमारी जो 4 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? यानी कि मानचित्र का जो पैमाना होता है उससे आप क्या समझते हैं? देखिए, पैमाना जो होता है वो स्थल की वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। पैमाना क्या होता है? देखिए, अब आप कहें कि आपके घर से आपका स्कूल 1 किलोमीटर दूरी पर है, तो आप मैप में 1 किलोमीटर तो नहीं बताएंगे ना, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इनके जो बीच का अनुपात होता है उसे हम पैमाना बोलते हैं। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? मतलब ग्लोब के कंपैरिजन में मानचित्र हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल क्यों होते हैं, हमें ये बताना है इसमें। जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, शहरों या गांव के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। देखिए, जैसे कि हमने बात की थी, ग्लोब जो होता है वो पूरी अर्थ का एक नक्शा होता है, लेकिन जो मैप होता है, जो मानचित्र होता है, वो हमारे देश, हमारे शहर या हमारे गाँव का एक नक्शा होता है। अगर हमें कहा जाए कि हमें मध्य प्रदेश का एक गांव ढूंढना है, जिस गांव में हम रहते हैं, ठीक है, हम मध्य प्रदेश में एक गांव में रहते हैं, हमें उस गांव को ढूंढना है, तो हम वो गांव ग्लोब में तो नहीं ढूंढ पाएंगे ना। वो गांव हम कैसे इजीली ढूंढ पाएंगे? मैप के ज़रिए। अगर हम महाराष्ट्र का मैप ले लेंगे तो इजीली हम अपना गांव बता सकते हैं कि किस दिशा में है। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताना है। तो देखिए, मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह का जो एक चपटा पैमाना होता है या चपटा एक रेखाचित्र बनाया हुआ होता है, उसे हम मानचित्र बोलते हैं। मानचित्रों से हमें ज़्यादा जानकारियाँ मिल सकती हैं, और इनमें क्या है, रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है। हम सड़क बता रहे हैं कि दक्षिण में एक सड़क है, तो हम सड़क बना के बता सकते हैं, उसके लिए अलग से सिंबल्स होते हैं। रेल की पटरी बता रहे हैं, मंदिर बता रहे हैं, मस्जिद बता रहे हैं, ट्री बता रहे हैं या हाउस बता रहे हैं, ऑफिस बता रहे हैं, तो इन सब के लिए अलग अलग टाइप के सिंबल्स का यूज़ होता है। खाका, खाका जो होता है, ये छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया एक रेखा चित्र होता है, मतलब छोटी सी जगह के बारे में हम बताते हैं एक बड़े पैमाने पर। यहाँ जानकारियाँ मिलती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं खाके के द्वारा। तीसरी चीज़ है, इसमें लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई नापकर इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? ठीक है, कौन सा ऐसा मानचित्र है जो हमें विस्तृत यानी कि बहुत ज़्यादा फैली हुई ज़्यादा जानकारियाँ हमें देता है? तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र हमें विस्तृत जानकारियाँ देता है, मतलब जो बड़ा होगा, बड़ी ज़्यादा जगह में बना हुआ होगा, वो हमें ज़्यादा जानकारियाँ देगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? जो प्रतीक होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, अलग अलग तरह के सिंबल्स होते हैं जो मैप में हम प्रदर्शित करते हैं किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए, तो वो हमें कैसे लर्निंग के टाइम पर हमारी हेल्प करते हैं। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों, जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों इत्यादि को दिखाना संभव नहीं होता। हम अगर चाहें कि हम मैप पर ये सारी चीज़ें दिखा दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्हों का, सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम छोटी सी जगह पर भी अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें राइट और रॉन्ग बताना है कि कौन सा सही है।
MCQ। फर्स्ट है इसका, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं, मतलब वो मानचित्र जो वृक्षों के बारे में बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, ये 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं, भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है। तो बताइए, जब हम किसी भी तरह का चित्र बनाते हैं, किसी भी तरह के दृश्य बनाकर उनको प्रेजेंट करते हैं सिंबल्स बनाकर, तो हम हर उसमें जैसा ही कलर करते हैं, जैसे रेल की पटरी में ब्राउन, पानी में ब्लू, पहाड़ों में ब्राउन, पेड़ में ग्रीन, इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं ताकि सामने वाले को अगर पिक्चर से ना समझ आए तो वो कलर के माध्यम से उसकी तरफ ज़्यादा समझ सके। तो नीले रंग से हम जाहिर सी बात है जलाशयों को ही प्रदर्शित करेंगे, पर्वतों को हम ब्राउन से करेंगे और मैदानों को ग्रीन से। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक् सूचक क्या होता है, अभी हमने ऊपर इस बारे में बात की थी। प्रतीकों को दिखाने के लिए दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है, दिशा का पता लगाने के लिए या फिर दूरी मापने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा कि मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दिशाओं का पता लगाने के लिए हम दिक् सूचक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैमाना आवश्यक है। पैमाना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसका आंसर है मानचित्र बनाने के लिए। मानचित्र बनाने के लिए हमारे पास किस चीज़ का होना ज़रूरी है, या मानचित्र बनाने के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है, पैमाना होना ज़रूरी है। ठीक है, पैमाना स्केल को बोला जाता है। इसके बाद नीचे भी आपके ये आंसर्स लिखे हुए हैं, अगर आपको सुनने में समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप यहाँ से अपने आंसर्स लिख सकते हैं। आपकी चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी सभी के क्वेश्चंस का आंसर करने की। थैंक यू।